नमस्कार दोस्तों मैंने कहा था कि बी पॉलिटिकल के पंचायती राज वगैरह टॉपिक कुछ बच्चों ने मांग की थी। बी पॉलिटिकल ये टॉपिक में थोड़ा सा अभी इतना नॉलेज नहीं पॉलिटिकल का मुझे। अब मैं पॉलिटिकल मुझे किसी ने बताया था कि भी ये काजला जी सर है, काजला जी सर की बताते हैं कि पिछले आरएस में एक भी पर्सन पॉलिटिकल का बाहर नहीं गया था। भाई मैं इनसे मिला, मैंने कहा सर आप मुझे भी दो एक दो टॉपिक, मेरी भी एक कोचिंग है जिसमें 2 लाख स्टूडेंट है, 2 लाख सब्सक्राइबर है। तो इनकी मांग पे मैंने इनको ये पंचायती राज टॉपिक मांगा, इन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया। जब मैंने टॉपिक देखा तो भी मुझे अचंभा हुआ, सच में भी इससे बाहर कोई पर्सन नहीं पुटअप हो सकता। तो ये टॉपिक आप देखो, आप मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है सब पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। जैसे साइकोलॉजी के डाले तो उन सर की सबने प्रशंसा की, रमाकांत जी सर के डाले बहुत अच्छा मोटिव, उनमें एक में आवाज थोड़ी अच्छी नहीं आई लेकिन फिर भी बच्चों ने कोई नेगेटिविटी नहीं की, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने इनके नंबर भी दिए, व्हाट्सएप नंबर है इनके, आप नीचे कमेंट करके बताएं पॉलिटिकल का आपको इनसे कौन सा टॉपिक और पढ़ना है फुल डिटेल से, कि जिससे कुछ ना पढ़ना पड़े एक्स्ट्रा हो। ये पंचायती राज टॉपिक सब में आता है, प्रत्येक एग्जाम में। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपको कोई बुक पढ़नी होगी। आप टॉपिक बताएं कि कौन सा टॉपिक आप इनसे पढ़ना चाहते हो। इनके व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, पॉलिटिकल से संबंधित कोई समस्या हो सिर्फ आप व्हाट्सएप पे करें, कॉल न करें। भी पूरे दिन पढ़ाते हैं, 10-12 घंटे कॉल अटेंड नहीं कर पाते। व्हाट्सएप पे आप कोई पॉलिटिकल पर्सन भी पूछ सकते हैं उन, या फिर इनके व्हाट्सएप पे भी कह दें कि सर ये टॉपिक डालें। तो ये टॉपिक देखो आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ना पड़ेगा। जल्दी आपको इंडियन हिस्ट्री के गुप्त काल, मौर्य काल, एक बहुत अच्छे हिस्ट्री के टीचर से मिलवाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक होगा ये होगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, यहाँ समझने वाली बात है स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य क्या है। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है स्थानीय स्तर के शासन में जनता को भागीदार बनाकर शासन करना क्या है, स्थानीय स्वशासन। इस स्थानीय स्वशासन के प्रकार की बात करें तो स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार का है। एक तो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक है शहरी स्थानीय स्वशासन। ये जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है इसी का नाम है पंचायती राज। यानी आज आपका अपना जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा पंचायती राज। अब इस पंचायती राज में अपन सबसे पहले बात करें तो भारत में ये जो पंचायती राज की व्यवस्था है, ये पंचायती राज की व्यवस्था कौन सा वंश लेकर के आया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का जो श्रेय है, ये शुरू करने का श्रेय चोल वंश के शासकों को दिया जाता है। यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का श्रेय कौन से वंश को जाएगा, चोल वंश को जाएगा। अब ये पंचायती राज व्यवस्था है, ये पंचायती राज व्यवस्था आज की नहीं है। भारत में ये व्यवस्था वैदिक काल से चली आ रही है। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में शासन की सबसे छोटी इकाई, वैदिक काल में शासन की सबसे छोटी इकाई है, ये वैदिक काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी? ग्राम। वैदिक काल में ग्राम का जो मुखिया है, इस ग्राम के मुखिया को किस नाम से जानते थे? ग्रामणी के नाम से जानते थे। कौन से काल में? वैदिक काल में। तो वैदिक काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, और वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। इस वैदिक काल की जो जानकारी है ये अपने को अथर्ववेद में मिलती है। वैदिक काल की जानकारी कौन से वेद में? अथर्ववेद में मिलती है। जबकि एक आता है बौद्ध काल। बौद्ध काल की बात करें तो बौद्ध काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम है। बौद्ध काल में ग्राम के मुखिया को किस नाम से जानते हैं? बौद्ध काल में
ग्राम के मुखिया को ग्राम योजक के नाम से जानते थे। जबकि एक आता है अपना मौर्य काल। मौर्य काल की बात करें दोस्तों, तो मौर्य काल में भी शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। मौर्य काल में ग्राम के मुखिया को किस नाम से जानते थे? ग्रामिक के नाम से जानते थे मौर्य काल में। इस मौर्य काल की जानकारी हमें किस में मिलती है? मौर्य काल की जानकारी हमें अर्थशास्त्र में मिलती है। मौर्य काल की जानकारी किस में मिलती है? अर्थशास्त्र में मिलती है। इस अर्थशास्त्र की बात करें तो ये अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। इस अर्थशास्त्र का संबंध की बात करें तो अर्थशास्त्र का संबंध तो किससे है? इसका संबंध है मौर्य कालीन प्रशासन से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध तो किससे है? मौर्य कालीन प्रशासन से। जबकि इस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कैसी है? यहां से पूर्व का प्रश्न पूछा हुआ है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कैसी है? तो विषय वस्तु तो है इसकी राजनीतिक, जबकि इसके संबंध की बात करें तो इसका संबंध किससे है? मौर्य कालीन प्रशासन से। इस अर्थशास्त्र में भी शासन की सबसे छोटी इकाई क्या बताई गई है? ग्राम बताई गई है। इसके बाद एक आता है अपना मुगल काल। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में भी शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। मुगल काल में ग्राम का जो मुखिया है ये किस नाम से जानते थे? उसको मुकद्दम के नाम से जानते थे मुगल काल में। जबकि आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम है। और आधुनिक काल में ग्राम के मुखिया को किस नाम से जानते हैं? सरपंच के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गए विभिन्न शासन काल। उन शासन कालों में शासन की सबसे छोटी इकाई और उन इकाइयों के मुखिया के क्या नाम थे? सबसे पहले वैदिक काल। वैदिक काल में मुखिया को ग्रामणी कहते थे। बौद्ध काल में मुखिया को ग्राम योजक कहते थे। मौर्य काल में ग्रामिक। मुगल काल में मुखिया को मुकद्दम और आधुनिक काल में मुखिया को सरपंच कहते हैं। मौर्य काल में जो जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है? अर्थशास्त्र में मिलती है, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। इस अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? मौर्य कालीन प्रशासन से है। इसकी जो विषय वस्तु है वो कैसी है? राजनीतिक है। अब औपनिवेशिक शासन काल की बात करें तो औपनिवेशिक काल में सबसे पहले समय आता है 1870 में। 1870 में एक नाम आता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने 1870 में शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास के विषय है, ये ग्रामीण विकास के विषय पंचायती राज को दिए थे। यानी पंचायती राज को सबसे पहले आय के संसाधन किसने दिए थे? लॉर्ड मेयो ने दिए थे। लॉर्ड मेयो को भारत में क्या कहा जाता है? लॉर्ड मेयो को भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मेयो को भारत में क्या कहते हैं? आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। लॉर्ड मेयो के बाद अगर हम बात करें 1782 1870 का समय आता है। 1870 में लॉर्ड मेयो ने 1870 में शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास जैसे विषय पंचायती राज को दिए थे। और लॉर्ड मेयो को भारत में क्या कहते हैं?
आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक। यानी सबसे पहले आय के संसाधनों को किसने बांटा? लॉर्ड मेयो ने। 1882 की बात करें तो 1882 में नाम आता है लॉर्ड रिपन का। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव जारी किया था। इस प्रस्ताव के द्वारा पूरे देश में तालुका बोर्ड और तालुका परिषद स्थापित किए गए थे। इस प्रस्ताव के द्वारा पूरे देश में तालुका बोर्ड और तालुका परिषद स्थापित किए गए। जब पूरे देश में इस प्रस्ताव के द्वारा तालुका बोर्ड और तालुका परिषद स्थापित किए गए तो लॉर्ड रिपन द्वारा रखे गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, जबकि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक है। वह भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है जी? स्थानीय स्वशासन का जनक और भारत का उद्धारक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। औपनिवेशिक सरकार के काल में 1919 का जो अधिनियम था, इस 1919 के अधिनियम में पंचायती राज आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय बना था, जबकि 1935 के अधिनियम में पंचायती राज पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय बना था। पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय किस अधिनियम में बना था? 1935 के अधिनियम में पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय, जबकि आंशिक रूप से 1919 के अधिनियम में पंचायती राज राज्य सूची का विषय बनाया गया। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी पंचायती राज की सूची का विषय है, राज्य सूची का ही विषय है। अपने संविधान में अनुच्छेद 40 आता है और अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों में आता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। यहां पर इस पंचायती राज के संदर्भ में एक कथन आता है महात्मा गांधी का। दोस्तों, महात्मा गांधी है, इस महात्मा गांधी की जो अवधारणा थी वो थी ग्राम स्वराज संबंधी। यानी महात्मा गांधी गांव की आजादी चाहते थे और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज संबंधी अवधारणा में कहते थे कि मेरे भारत की आजादी का मतलब शहरी आजादी नहीं, मेरे भारत की आजादी का मतलब ग्रामीण आजादी नहीं, मेरे भारत की आजादी का तात्पर्य है कि ग्रामीण जनता अपने भाग्य को खुद अपने हाथ से लिखे। यानी कौन सी अवधारणा थी? ग्राम स्वराज संबंधी अवधारणा। गांधी जी की इस ग्राम स्वराज संबंधी अवधारणा का उल्लेख उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में मिलता है। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में गांधी जी की कौन सी अवधारणा मिलती है? ग्राम स्वराज संबंधी अवधारणा मिलती है। अब गांधी जी की मृत्यु के बाद भारत में जो लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। एक बार दोस्तों मैं इनको मिटा दूं। अब गांधी जी की मृत्यु के बाद जो लोकतांत्रिक सरकार आई, उस लोकतांत्रिक सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी। तो उस सरकार द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है, ये शुरुआत कब की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1952। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1952। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य था कि देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में, देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना किसका उद्देश्य था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जनता को अधिकार नहीं दिए गए। जनता को अधिकार नहीं दिए गए तो यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया। जब यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने एक समिति का गठन किया, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन है, ये 1957 में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति के गठन का उद्देश्य तो क्या था? बलवंत राय मेहता समिति के गठन का उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सुझाव देना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सुझाव देना बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य था। बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश की वो सिफारिश क्या थी? बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि गांव से लेकर जिला स्तर तक, गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाए। यह सिफारिश सबसे पहले किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। यानी बलवंत राय मेहता समिति के गठन का उद्देश्य तो क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सुझाव देना। जबकि समिति की सिफारिश क्या थी कि गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाए। समिति ने इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ही क्या नाम दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया। अब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। अब 12 जनवरी 1958 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार किया था। कब? 12 जनवरी 1958 को। लेकिन इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का परीक्षण करवाया। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का परीक्षण सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य में इसका होता है परीक्षण। परीक्षण के बाद जब ये व्यवस्था थोड़ी कारगर सिद्ध हुई तो इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का हुआ क्रियान्वयन। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन है, ये क्रियान्वयन कब किया गया? 2 अक्टूबर
1959 को। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम से हुई। नागौर जिले के बगदरी ग्राम से 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दीप प्रज्वलित करके इस व्यवस्था की शुरुआत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम से इस व्यवस्था की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने कहा था कि पंचायती राज है ये लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पंचायती राज लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहां पर बलवंत राय मेहता समिति से कोई प्रश्न आता है तो वो यही आता है कि सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद आगे दूसरी समिति आती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता समिति का गठन तो 1977 में हुआ, लेकिन समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी। अशोक मेहता समिति ने जो सिफारिश की वो सिफारिश क्या थी? अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की कि आप त्रिस्तरीय व्यवस्था को छोड़ दो और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर दो। समिति ने जो द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, इस द्विस्तरीय व्यवस्था में मंडल स्तर पे मंडल पंचायत के गठन की सिफारिश की, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की सिफारिशें की। साथ में समिति ने कहा कि योजना निर्माण का कार्य है, ये योजना निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाए? योजना निर्माण का कार्य जिला परिषद करे और योजनाओं का जो क्रियान्वयन है ये क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा किया जाए। यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश तो की अशोक बलवंत राय मेहता समिति ने, जबकि द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने इस द्विस्तरीय व्यवस्था में इनका कार्यकाल है ये 4 वर्ष निर्धारित किया था, लेकिन इस समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा अस्वीकार्य कर दिया गया। इसके बाद एक समिति आती है जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति का गठन है ये 1985 में किया गया। जीवीके राव समिति पंचायती राज से जुड़ी वह समिति है जिसका गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया। हालांकि आजकल इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इस जीवीके राव समिति ने जो सिफारिश की, ये सिफारिश क्या थी? जीवीके राव समिति ने सिफारिश की कि आप द्विस्तरीय व्यवस्था नहीं बल्कि 4 स्तरीय व्यवस्था अपना लीजिए। यानी जीवीके राव समिति ने पंचायती राज की कितने स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया? 4 स्तरीय व्यवस्था का।
द्विस्तरीय का दिया था अशोक मेहता ने और त्रिस्तरीय का दिया था बलवंत राय मेहता ने। समिति ने जो 4 स्तर बताए, ये 4 स्तर कौन कौन से थे? समिति ने एक स्तर तो बताया कि जिला स्तर पे तो होनी चाहिए जिला परिषद, राज्य स्तर पे होनी चाहिए राज्य विकास परिषद, इसके अलावा मंडल स्तर पे होनी चाहिए मंडल पंचायत और एक ग्राम स्तर पे होनी चाहिए ग्राम सभा। यानी कुल मिलाकर समिति ने 4 स्तर सुझाव दिए। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। यहां पर समिति ने कहा कि इन चारों स्तरों में सबसे शक्तिशाली किसको बनाया जाए? सबसे शक्तिशाली जिला परिषद को बनाया जाए। साथ में समिति ने सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति व महिला आरक्षण की सिफारिश की थी। तो पंचायती राज में सबसे पहले महिला आरक्षण की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है? जीवीके राव समिति 1985। जीवीके राव समिति के बाद एक समिति आती है एलएम सिंघवी समिति 1986। एलएम सिंघवी समिति ने क्या सिफारिश की? देखो दोस्तों, एलएम सिंघवी समिति का गठन है ये ग्रामीण विकास विभाग की सिफारिश पर किया गया था। तो पंचायती राज से जुड़ी वह समिति जिसका गठन ग्रामीण विकास विभाग की सिफारिश पर हुआ वो है एलएम सिंघवी समिति, जबकि योजना आयोग की सिफारिश पर हुआ था जीवीके राव समिति का। इस एलएम सिंघवी समिति ने जो सिफारिश की कि आप एक तो पंचायती राज से जुड़ी जो इकाइयां हैं इन्हें वित्तीय संसाधन दिए दे, तथा दूसरी सिफारिश की कि इस व्यवस्था में आप संवैधानिक मान्यता दे दें। यानी सबसे पहले संवैधानिक मान्यता की सिफारिश कर दी साहब एलएम सिंघवी समिति ने। एलएम सिंघवी समिति के बाद एक समिति आती है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ। पीके थुंगन समिति ने कहा कि आप इन्हें ताकतवर बनाने के लिए तत्काल संवैधानिक मान्यता दे दें। यानी कि पीके थुंगन समिति ने एक ही बात कही कि इन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए आप तत्काल प्रभाव से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दे दें। अब यहां पर राजीव गांधी सरकार थी, राजीव गांधी सरकार है, ये थोड़ा सा हरकत में आई और उन्होंने तत्काल एक समिति का गठन किया बीएन गाडगिल समिति। यहां पर बीएन गाडगिल समिति का गठन 1989 में हुआ था। हालांकि बीएल गाडगिल समिति है, इस बीएल गाडगिल समिति की रूपरेखा है, ये रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसकी रूपरेखा पीके थुंगन समिति ने तैयार की थी। तो बीएन गाडगिल समिति की रूपरेखा किसने तैयार की? पीके थुंगन समिति ने। अब यहां पर एक बदलाव होता है कि इतनी देर तो हम सिर्फ सिफारिशें पढ़ रहे थे, लेकिन यहां अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप किसने दिया था? आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है, ये स्वरूप दिया था बीएन गाडगिल समिति ने। दोस्तों, ये तो थी प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की समितियां। यहां पर राजीव गांधी सरकार चली गई, 1989 में चुनाव हुए तो खंडित जनादेश मिला और खंडित जनादेश मिलने के कारण गठबंधन की सरकार बनी वीपी सिंह के नेतृत्व में। वीपी सिंह भी कोई ज्यादा खासा प्रभाव नहीं छोड़ पाया, सिर्फ बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को ही लागू किया था उसने। इसके अलावा चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बना, जिसने एक बार भी 15 अगस्त के दिन देश को संबोधित नहीं किया, क्योंकि आई नहीं उसके काल में 15 अगस्त। इसके बाद 1991 में प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव।
अब 1991 में प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा एक संविधान संशोधन रखा गया दिसंबर 1991 में। वो संविधान संशोधन था 72वां। लेकिन दूध का जला हमेशा छाछ को फूंककर पीता है। पीवी नरसिम्हा राव सरकार है, ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इस 72वें संविधान संशोधन को नाथूराम मिर्दा की अध्यक्षता में गठित परवर समिति को सौंप दिया। देखो यहां पर एक नाम आया है परवर समिति। प्रश्न है कि परवर समिति के गठन का उद्देश्य क्या होता है? परवर समिति के गठन का उद्देश्य होता है किसी विधेयक का गहन अध्ययन करना। जब किसी समिति का नाम परवर समिति हो, इसका मतलब संसद के एक सदन में ही उस समिति का गठन हुआ है, यानी एक सदन के सदस्य ही शामिल हैं। लेकिन जब उसका नाम संयुक्त परवर समिति हो तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। गठन का उद्देश्य होता है किसी विधेयक का गहन अध्ययन करना। इस परवर समिति की सिफारिश पर दिसंबर 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां और 74वां दो संविधान संशोधन पारित किए। 73वें संविधान संशोधन का संबंध तो था पंचायती राज यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, जबकि 74वें संविधान संशोधन का संबंध था शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगरीय स्वशासन से। अब दिसंबर 1992 में ये दोनों संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित किए गए। लेकिन पंचायती राज तो राज्य सूची का विषय था और संविधान में कुछ विशिष्ट बदलाव भी होने थे। यानी जब राज्य कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र में अगर संसद संविधान संशोधन करती है तो राज्य सरकारों से पूछना जरूरी होता है। भारत के 17 राज्य विधान मंडलों ने इसे पारित कर दिया। 17 राज्य विधान मंडलों ने पारित कर दिया तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भी इसे स्वीकृति दे दी। अब साहब इस 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान है, ये 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू हुए थे। अतः प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो 24 अप्रैल को कौन सा दिवस हो गया? 24 अप्रैल को हुआ पंचायती राज दिवस। अब यहां से अपना एक प्रश्न बनता है कि 24 अप्रैल 2016 को राजस्थान की किस जिला परिषद को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 24 अप्रैल 2016 को राजस्थान की अजमेर जिला परिषद को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यह तो स्पष्ट हुआ कि पंचायती राज से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान थे वो कब लागू हुए? 24 अप्रैल 1993 को। अब ये 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान सर्वप्रथम देश में किस राज्य में लागू हुए? सर्वप्रथम ये कर्नाटक राज्य में लागू हुए थे, क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय था और यहां पर राज्य सरकारों को लागू करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया था। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित करके 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान 23 अप्रैल 1994 को लागू हुए थे। तो देश में तो लागू हुए 24 अप्रैल 1993 को, राजस्थान में लागू हुए 23 अप्रैल 1994 को। यहां पर पंचायती राज अधिनियम 1994 में
संशोधन करके राजस्थान पंचायती राज नियम, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 बनाया गया, जिसे दिसंबर 1996 में लागू किया गया। तो पंचायती राज अधिनियम तो कौन सा है, 1994, और राजस्थान पंचायती राज नियम कौन सा है, 1996। अब इससे पहले यानी बात करें अपन स्वतंत्रता से भी पहले की, तो राजस्थान की कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने पंचायती राज को वैधानिक मान्यता प्रदान की थी। जैसे सबसे पहले नाम आता है बीकानेर रियासत का। दोस्तों यहां बीकानेर रियासत की बात करें तो बीकानेर रियासत द्वारा 1928 में पंचायती राज को वैधानिक मान्यता दी, लेकिन आपको यहां पर एनसीईआरटी में वर्ष 1929 भी मिलेगा कक्षा 9 की पुस्तक में। इसके अलावा दूसरी रियासत आती है जयपुर रियासत। जयपुर रियासत द्वारा 1938 में पंचायती राज को वैधानिक मान्यता दी गई थी। यानी सबसे पहले पंचायती राज को वैधानिक मान्यता देने वाली रियासत तो कौन सी है, बीकानेर 1928 में, जबकि जयपुर रियासत ने 1938 में पंचायती राज को वैधानिक मान्यता दी थी। अब इसके बाद अपना जो रहता है वो रहेगा राजस्थान से जुड़ी हुई समितियां। राजस्थान से जुड़ी समितियों की बात करें तो इनमें सबसे पहले नाम आता है सादिक अली समिति। सादिक अली समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1964 में। सादिक अली समिति ने क्या सिफारिश की, इसने सिफारिश की कि प्रधान व जिला प्रमुख का चुनाव, प्रधान व जिला प्रमुख का चुनाव एक वृहद निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाए, यानी कि बड़े निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाए। यह सिफारिश किसने की, सादिक अली समिति ने। सादिक अली समिति का गठन तो हुआ 1964 में, और सिफारिश क्या की कि प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव एक वृहद निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाए। फिर दूसरी समिति आती है साहब गिरधारी लाल व्यास समिति। यहां गिरधारी लाल व्यास समिति की बात करें तो गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन हुआ 1973 में। गिरधारी लाल व्यास समिति पंचायती राज से जुड़ी वह समिति थी जिसने ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी के रूप में ग्राम सचिव की नियुक्ति की सिफारिशें की थी। तो पंचायती राज में ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी के रूप में ग्राम सचिव की नियुक्ति करने वाली समिति कौन सी है, गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास समिति के बाद एक नाम आता है नाथूराम मिर्दा समिति 1993। नाथूराम मिर्दा समिति की बात करें तो नाथूराम मिर्दा समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान लागू हुए थे। तो राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान तो कब लागू हुए, 23 अप्रैल 1994 को। किस समिति की सिफारिश पर लागू हुए, नाथूराम मिर्दा समिति के सिफारिश पर। फिर आता है लाल सिंह शक्तावत समिति। लाल सिंह शक्तावत समिति का गठन किया गया सन 2000 में। और एक समिति आती है गुलाब चंद कटारिया समिति। गुलाब चंद कटारिया समिति का गठन हुआ 2006 में। लाल सिंह शक्तावत समिति
और गुलाब चंद कटारिया समिति ने सिफारिश की कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जो 29 विषय आपने प्रदान किए हैं, इन 29 विषय में से 16 विषय हैं, ये 16 विषय पंचायती राज को दे दिए जाए। किन दो समितियों ने सिफारिश की? गुलाब चंद कटारिया समिति और लाल सिंह शक्तावत समिति ने। फिर एक समिति आती है वीएस व्यास समिति। वीएस व्यास समिति का गठन सन 2010 में किया गया था। इस वीएस व्यास समिति की सिफारिश पर अशोक गहलोत सरकार ने पंचायती राज को 5 विषय दिए थे। ये 5 विषय कौन कौन से दिए थे? एक विषय तो दिया था कृषि, एक विषय दिया महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, एक था प्राथमिक शिक्षा और एक था प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, और एक नाम आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। इस तरह कुल मिलाकर के पंचायती राज को 5 विषय दिए गए। कब? 2010 में। और 2010 में भी 2 अक्टूबर 2010 को इस वीएस व्यास समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को 5 विषय दिए गए। दोस्तों, ये थी राजस्थान से जुड़ी हुई पंचायती राज की प्रमुख समितियां। इसके बाद आगे अपना जो रहेगा वो रहेगा 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं क्या क्या थी। यानी 73वें संविधान संशोधन को थोड़ा विस्तार पूर्वक लेंगे हम। तिहत्तरवें संविधान संशोधन की विशेषता। 73वें संविधान संशोधन की पहली विशेषता आती है कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देना, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देना। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता है, ये संविधान के किस भाग में दी गई है जी? भाग 9 में दी गई है। और भाग 9 में भी अनुच्छेद 243 कैसे, अनुच्छेद 243 कैसे 243 अणे तक पंचायती राज के प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 कैसे 243 अणे तक, यानी अंग्रेजी में 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज के प्रावधान किए गए संविधान के भाग 9 में। जबकि संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, और इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए 29 विषय निर्धारित किए थे। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। सेकंड ग्रेड में यहां पर विषय के स्थान पे शब्द काम में लिया था मध्य। यहां ध्यान रहे कि 11वीं अनुसूची भी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर एक आता है एक स्तर से 4 स्तरीय व्यवस्था, एक स्तर से 4 स्तरीय व्यवस्था, यानी भारत में पंचायती राज की एक स्तर से लेकर 4 स्तर तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक स्तरीय व्यवस्था की बात करें तो ये जो एक स्तरीय व्यवस्था है, ये एक स्तरीय व्यवस्था जम्मू कश्मीर, केरल, जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, इन पूर्वोत्तर के
लगभग राज्य जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर पंचायती राज की कितनी स्तरीय व्यवस्था है? एक स्तरीय व्यवस्था है। फिर एक आता है द्विस्तरीय व्यवस्था। पंचायती राज की द्विस्तरीय व्यवस्था की बात करें तो द्विस्तरीय व्यवस्था में नाम आता है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, यहां द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और असम का भी 90% जो इलाका है पहाड़ी वाले इलाके को छोड़कर वहां पर भी द्विस्तरीय व्यवस्था ही है। फिर एक आता है 4 स्तरीय व्यवस्था। 4 स्तरीय व्यवस्था है, ये भारत के सिर्फ एक ही राज्य में है और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज की 4 स्तरीय व्यवस्था है? पश्चिम बंगाल में। जबकि जो शेष भारत बच गया, इस शेष भारत में पंचायती राज की कितने स्तरीय व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था। यहां से अपना प्रश्न बनता है कि राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। फिर एक विशेषता आती है आरक्षण। पंचायती राज में आरक्षण की अगर अपन बात करें तो आरक्षण के लिए स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या अनुपात में, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या अनुपात में दिया जाएगा। जबकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 73वें संविधान संशोधन के अनुसार तो कितने % निर्धारित हुआ था? 33%। लेकिन वर्ष 2009 में राजस्थान में पंचायती राज में जो महिला आरक्षण है, ये महिला आरक्षण कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया। जबकि एक विशेषता आती है योग्यता। यहां योग्यता की बात करें तो एक तो आता है न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु की बात करें तो पंचायती राज में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है ये कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 21 वर्ष निर्धारित की गई है। जबकि दूसरी योग्यता निर्धारित की गई है कि उम्मीदवार का नाम है, ये उम्मीदवार का नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज होना चाहिए। उम्मीदवार का नाम है, ये निर्वाचन नामावली में दर्ज होना चाहिए। लेकिन यहां एक नया प्रश्न बढ़ता है कि वर्ष 2014-15 में राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता को भी शामिल कर दिया गया। ध्यान रहे, शैक्षणिक योग्यता शामिल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता को शामिल किया है। राजस्थान में निर्धारित किया गया है सरपंच के लिए कौन सी पास है जी? सरपंच के लिए 8वीं पास निर्धारित की गई है। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों में सरपंच के लिए कौन सी पास है जी? जनजातीय क्षेत्रों में सरपंच के लिए 5वीं पास योग्यता निर्धारित की गई है। तो जनजातीय क्षेत्रों में तो कितनी है? 5वीं पास है। जबकि इस शैक्षणिक योग्यता में जिला परिषद सदस्य और जिला परिषद सदस्य की बात करें तो इनके लिए है 10वीं पास। जबकि पंचायत समिति की बात करें तो पंचायत समिति सदस्य के लिए भी कौन सी पास है? 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। यहां पर एक योग्यता और आती है कि 21 नवंबर 1995 के बाद, कई जगह ये तारीख है, ये 23 नवंबर भी मिलती है, तो 21 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। 21 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहली बार में अगर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है तो 2 गिने जाएंगे और दूसरी बार में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है तो 1 ही गिने जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आगे जो योग्य
विशेषता रहती है 73वें संविधान संशोधन की, वो विशेषता रहेगी कार्यकाल की। कार्यकाल, कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल है ये पंचायती राज की जो इकाइयां हैं इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। लेकिन कुछ कारण हैं जिन कारणों की वजह से कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। जैसे एक कारण तो आता है कि किसी पदाधिकारी की मृत्यु हो जाए, एक कारण आता है कि किसी पदाधिकारी द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए, एक है कि किसी पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया जाए। दोस्तों, जब कोई पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करे, असंवैधानिक कार्य करे या निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने के लिए किसी अयोग्यता को छुपा ले तो राज्य सरकार उसे बर्खास्त कर सकती है। जबकि एक कारण है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा दिया गया हो, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे पद से हटा दिया हो तो 5 वर्ष से कार्यकाल कम हो सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में जो उपचुनाव है ये उपचुनाव शेष बची अवधि के लिए होंगे। जो कार्यकाल शेष बच गया उसी के लिए उपचुनाव होंगे, 5 साल के लिए नहीं होंगे। फिर एक विशेषता आती है पद से हटाना। पद से हटाने की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है कि पंचायती राज में किसी पदाधिकारी को पद से हटाया जा रहा है तो पद ग्रहण की तिथि के 2 वर्ष बाद लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, 2 वर्ष बाद लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, और यह अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। लेकिन अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा मई 2007 में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 37 में कुछ बदलाव किया और यहां पर 2/3 बहुमत के स्थान पे कितना कर दिया, 3/4 बहुमत कर दिया। तो जो पंचायती राज में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा ये अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण की तिथि के 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। और कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर अगली जो विशेषता आती है वो विशेषता आती है निर्वाचन आयोग। यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 243 के में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यहां से दोस्तों प्रश्न आता है, निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक निकाय है और राज्य निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक निकाय है। ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये सिर्फ किसके चुनाव करवाता है जी? स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के चुनाव से संबंधित नियंत्रण व निर्देशन का कार्य करता है राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बाद एक विशेषता आती है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 आई में। ये जो राज्य वित्त आयोग है ये राज्य वित्त आयोग भी कैसा निकाय है? यह भी एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग की बात करें
तो राज्य वित्त आयोग का गठन है, ये गठन राज्यपाल करता है प्रति 5 वर्ष बाद। तो राज्य वित्त आयोग का गठन करता तो कौन है? राज्यपाल। कितने वर्ष बाद? प्रति 5 वर्ष बाद। तो राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितना हो गया? 5 वर्ष। यहां पर राज्य वित्त आयोग के कार्य की बात करें तो राज्य वित्त आयोग का कार्य है कि स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के मध्य बजट या टैक्स का विभाजन करना किसका कार्य है? राज्य वित्त आयोग का कार्य है कि स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां हैं इनके मध्य बजट या टैक्स का विभाजन किया जाए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब तक कितने राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है? राजस्थान में अब तक 5 राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया है। पहला जो राज्य वित्त आयोग था ये के गोयल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। दूसरा राजस्थान राज्य वित्त आयोग है, ये हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। जबकि तीसरा राजस्थान राज्य वित्त आयोग माणिक चंद सुराणा की अध्यक्षता में किया गया था। ध्यान रहे, माणिक चंद सुराणा वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक है। इसके बाद चौथा आता है बीडी कल्ला की अध्यक्षता में, और 5वां राजस्थान राज्य वित्त आयोग है, ये डॉक्टर ज्योति किरण की अध्यक्षता में गठित किया गया था। यहां पर डॉक्टर ज्योति किरण की बात करें तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग की पहली महिला अध्यक्षा कौन है? ज्योति किरण, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षा है। और अब सबसे अंतिम जो विशेषता आती है वो विशेषता आती है ग्राम सभा की। ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा है, ये 73वें संविधान संशोधन से जुड़ी एकमात्र इकाई है पंचायती राज की जिसका उल्लेख 73वें संविधान संशोधन में किया गया है। ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा का गठन है, ये ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है। ग्राम सभा का गठन तो किस स्तर पे हो गया? ग्राम पंचायत स्तर पर। इस ग्राम सभा के सदस्य की बात करें तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य हैं ये ग्राम पंचायत के समस्त पंजीकृत मतदाता। ग्राम पंचायत के समस्त पंजीकृत मतदाता हैं, ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों की बात करें तो ग्राम सभा की बैठक अमूमन वर्ष में कितनी बार होती है? 4 बार होती है एक वर्ष में। लेकिन दोस्तों राजस्थान में ये 6 बार भी हुई है। हालांकि एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार तो वर्ष में 2 बार ही हुई है, वित्तीय वर्ष के 3 महीने पहले और वित्तीय वर्ष के 3 महीने बाद, यानी 6 महीने से एक। एनसीईआरटी तो ये कहती है, लेकिन अमूमन होती कितनी बार है? 4 बार। इसके लिए 4 तिथियां फिक्स रखी गई हैं। वो 4 तिथियां कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहले तो आता है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। एक आता है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। एक आता है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर है गांधी जयंती। जबकि एक आती है 1 मई मजदूर दिवस। 1 मई मजदूर दिवस। राजस्थान में 8 मार्च को महिला दिवस के दिन व 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन भी ये बैठकें हुई है, लेकिन आधिकारिक रूप से कितनी बार हो रही है? 4 बार हो रही है।
इस ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति कितनी लागू होती है? 1/10। यानी कुल सदस्य में से 1/10 सदस्य आएंगे तो ही ग्राम सभा की बैठक मान्य होगी, अन्यथा नहीं। गणपूर्ति कहते किसे हैं कि किसी बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति ही क्या कहलाती है? गणपूर्ति कहलाती है। इसके बाद आगे रहता है कि ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है सरपंच, और सरपंच नहीं होता है तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है उप सरपंच। कौन करता है? उप सरपंच। इस ग्राम सभा में जो सरकारी अधिकारी है, ये सरकारी अधिकारी के रूप में कौन मौजूद होता है जी? ग्राम सचिव है। ये ग्राम सचिव ग्राम सभा की बैठक में सरकारी अधिकारी के रूप में मौजूद होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ग्राम सभा की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में ग्राम सभा की शुरुआत है, ये ग्राम सभा की शुरुआत 26 जनवरी 1999 को हुई थी, और 26 जनवरी 1999 को सांगानेर विधानसभा सीट के मुहाना ग्राम पंचायत से तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में ग्राम सभा की शुरुआत की गई थी। तो राजस्थान में ग्राम सभा की शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1999 सांगानेर विधानसभा सीट के मुहाना ग्राम पंचायत से। अब ये थी आपकी ग्राम सभा। इस ग्राम सभा के बाद आगे अपना रहता है पंचायती राज के जो 3 स्तर हैं, उन 3 स्तरों का विवरण है। पंचायती राज के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। 3 स्तरों में सबसे पहले सर्वोच्च स्तर पे आता है जिला परिषद। दोस्तों राजस्थान में जितने जिले हैं उतने ही क्या है? जिला परिषद है। क्यों? क्योंकि जिला परिषद का जो गठन है, ये गठन किस स्तर पे किया जाता है जी? जिला परिषद का गठन जिला स्तर पर किया जाता है। जिला परिषद है, इस जिला परिषद का गठन किस स्तर पे किया जाएगा? जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। और राजस्थान में जिला परिषद कितनी है? 33 है। जिला परिषद में सदस्य संख्या की बात करें तो जिला परिषद में सदस्य संख्या, जिला परिषद में सदस्य संख्या है कि 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड होंगे। जहां तक जिले में 4 लाख मतदाता हैं, वहां तक 17 वार्ड होंगे। तो एक वार्ड से एक सदस्य आ रहा है तो 17 वार्ड से 17 सदस्य आएंगे। यानी जिला परिषद का गठन तो 4 लाख की जनसंख्या पर, और 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड होंगे, और एक वार्ड से एक सदस्य आएगा तो 17 वार्डों से 17 सदस्य आएंगे। इस जिला परिषद में निर्वाचन की बात करें तो जिला परिषद में निर्वाचन 2 प्रकार का होता है। जिला परिषद में निर्वाचन 2 प्रकार का कैसे होता है? एक तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जिला परिषद में प्रत्यक्ष निर्वाचन है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन तो किसका होता है जी? जिला परिषद सदस्यों का वार्डों से जो चुनाव होता है, ये तो कैसे होगा? प्रत्यक्ष। लेकिन जिला परिषद में जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का होगा। जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का चुनाव है। ये उप जिला प्रमुख का चुनाव
जिला परिषद में कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। यहां पर सदस्यों की बात करें तो जिला परिषद में सदस्य भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निर्वाचित सदस्य और एक होता है पदेन सदस्य। देखो, पदेन सदस्य तो उन सदस्यों को कहते हैं जो संबंधित सदन के सदस्य तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी सदन की कार्यवाही में आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कौन से सदस्य होंगे? पदेन सदस्य होंगे। निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो निर्वाचित सदस्य तो होते हैं जिला परिषद के सदस्य। इसके अलावा पदेन सदस्यों की बात करें तो पदेन सदस्य उस जिला परिषद क्षेत्र में आने वाले सांसद, उस जिला परिषद क्षेत्र में आने वाले विधायक और समस्त पंचायत समितियों के प्रधान जिला परिषद के कैसे सदस्य हैं? पदेन सदस्य। तो जिला परिषद में पदेन सदस्य तो कौन कौन हो गए? सांसद, विधायक और प्रधान। इसके बाद आगे रहता है कि जिला परिषद में जो सरकारी अधिकारी है, ये जिला परिषद में सरकारी अधिकारी होता है CEO, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में कैसा सदस्य है जी? सरकारी अधिकारी है। जिला परिषद की बैठक की बात करें तो जिला परिषद की बैठक एक वर्ष में 4 बार होती है। कितनी बार होंगी? 4 बार होंगी एक साल में। यानी महीने में अगर बात करें तो प्रत्येक 3 माह से एक बैठक होना कंपलसरी है। 3 महीने में एक बार हो रही है तो साल में कितनी बार होगी? साल में 4 बार होगी। इस जिला परिषद के पदाधिकारी की बात करें तो जिला परिषद का पदाधिकारी कौन होता है जी? एक जिला प्रमुख होता है और एक होता है उप जिला प्रमुख। यानी जिला परिषद के पदाधिकारी तो कौन होते हैं? जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। ये जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों के दोनों जिला परिषद के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं वार्डों से। इन्हें शपथ की बात करें तो जिला परिषद में शपथ कौन दिलाता है जी? जिलाधीश इन्हें शपथ दिलाता है, यानी कलेक्टर है, ये इन्हें क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। जबकि त्यागपत्र की बात करें तो जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है जी? जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देता है संभागीय आयुक्त को। जिला परिषद अपना त्यागपत्र किसको देगा? संभागीय आयुक्त को। जबकि उप जिला प्रमुख व सदस्यों की बात करें तो उप जिला प्रमुख व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? जिला प्रमुख को अपना त्यागपत्र देंगे। यहां पर इस जिला परिषद के बजट की बात करें तो जिला परिषद का बजट तैयार कौन करता है? जिला परिषद का बजट है ये CEO, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, या यूं कहे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का बजट तैयार करता है। ये बजट तैयार करके निर्देशक पंचायती राज विभाग के पास भेजता है। निर्देशक पंचायती राज विभाग को प्रेषित करेगा और राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाता है। तो ध्यान रहे, जिला परिषद का बजट पारित तो कौन करेगी? राज्य सरकार पारित करेगी। जिला परिषद का बजट तैयार CEO करेगा। CEO किसको भेजेगा? निर्देशक पंचायती राज विभाग को। यह था पंचायती राज का सर्वोच्च स्तर जिला परिषद।
इसके बाद दूसरा आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति की बात करें तो राजस्थान में पंचायत समिति वर्तमान में कितनी है जी? 295 ही है वर्तमान में। इसके अलावा पंचायत समिति के गठन की बात करें तो पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाएगा जी? खंड स्तर या पंचायती राज का जो मध्य स्तर है, ये मध्य स्तर कौन सा है? पंचायत समिति है। इस पंचायत समिति में सदस्य संख्या की बात करें तो पंचायत समिति में सदस्य संख्या कितनी होगी? पंचायत समिति में सदस्य संख्या होगी कि 1 लाख की जनसंख्या पर, 1 लाख की जनसंख्या पर 15 वार्ड होंगे। जहां तक 1 लाख जनसंख्या है वहां पर वार्ड कितने होंगे? 15। तो वही जिला परिषद वाली कहानी है कि 1 वार्ड से 1 सदस्य आएगा तो 15 वार्डों से 15 सदस्य। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें तो इसके अतिरिक्त प्रत्येक 15,000 पर 2 अतिरिक्त वार्ड होंगे। यानी जनसंख्या जैसे ही 1 लाख से 1,15,000 होगी तो वार्ड 15 से बढ़कर 17 हो जाएंगे। इस पंचायत समिति में भी जिला परिषद की भांति निर्वाचन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। पंचायत समिति में प्रत्यक्ष निर्वाचन है, ये पंचायत समिति के सदस्यों का होता है। पंचायत समिति में प्रत्यक्ष निर्वाचन तो किसका होगा? पंचायत समिति के सदस्यों का। जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, ये प्रधान व उप प्रधान का होगा। पंचायत समिति में अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होगा? प्रधान व उप प्रधान का। इसके अलावा सदस्यों की बात करें तो पंचायत समिति में भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो होता है निर्वाचित सदस्य और एक होता है पदेन सदस्य। पंचायत समिति में निर्वाचित सदस्य तो कौन से होंगे? जो वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए हैं। वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर जो आए हैं वो तो जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं। जबकि पदेन सदस्य उस जिला परिषद क्षेत्र में आने वाले विधायक तो थे जिला परिषद के पदेन सदस्य, लेकिन उस पंचायत समिति के दायरे में आने वाली समस्त विधायक हैं, ये कैसे सदस्य होंगे? पदेन सदस्य। इसके अलावा उस पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, ये भी पंचायत समिति के कैसे सदस्य होंगे? पदेन सदस्य होंगे। पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी की बात करें तो सरकारी अधिकारी होता है बीडीओ, खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी की भूमिका में होता है। इस पंचायत समिति की बैठक की बात करें तो पंचायत समिति की बैठक है, ये 1 वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? 1 वर्ष में होती है 12 बार। 1 वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? 12 बार। यानी महीने की बात करें तो प्रत्येक माह में 1 बैठक होना कंपलसरी है और महीने में 1 होगी तो साल में कितनी बार हो गई? 12 बार हो गई। पंचायत समिति के पदाधिकारी की बात करें तो पंचायत समिति के पदाधिकारी कौन होते हैं जी? पंचायत समिति के पदाधिकारी प्रधान व उप प्रधान होते हैं। प्रधान व उप प्रधान भी पंचायत समिति के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से ही बनते हैं। यहां पर शपथ की बात करें तो इन्हें शपथ कौन दिलाएगा जी? इन्हें शपथ दिलाता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, ये पंचायत समिति में शपथ दिलाता है। जबकि त्यागपत्र की बात करें तो प्रधान अपना त्यागपत्र किसको देगा जी? प्रधान अपना त्यागपत्र है
ये जिला प्रमुख को देता है, जबकि उप प्रधान व सदस्यों की बात करें तो उप प्रधान व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? प्रधान को अपना त्यागपत्र देंगे। इस पंचायत समिति के बजट की बात करें तो पंचायत समिति का बजट तैयार तो कौन करता है? पंचायत समिति का बजट तैयार करता है बीडीओ, और बीडीओ है ये सीईओ, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रेषित करता है तथा जिला परिषद द्वारा पारित किया जाता है। तो ध्यान रहे कि पंचायत समिति का बजट किसके द्वारा पारित किया जाएगा? जिला परिषद द्वारा। तैयार कौन करता है? बीडीओ तैयार करता है, जबकि प्रेषित किसको करता है? सीईओ को प्रेषित करता है, यानी भेजता है। इसके बाद ग्राम पंचायत है, ये पंचायती राज का सबसे नीचे वाला स्तर है। अब इसके बाद अपना रहता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की बात करें तो ये पंचायती राज का सबसे निम्न स्तर है। राजस्थान में ग्राम पंचायत वर्तमान में 9,984 हो गए हैं। 9,900 से भी बढ़कर 9,984 हो गए हैं। इस ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत का गठन है, ये किस स्तर पे किया जाएगा? ग्राम स्तर पर, या यूं कहें कि सबसे निम्न स्तर पे किसका गठन किया जाएगा? ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत के गठन की बात करें तो इसमें सबसे पहले रहती है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या की बात करें तो ग्राम पंचायत में सदस्य संख्या में निर्धारित किया गया है कि 3,000 की जनसंख्या पर, 3,000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड होंगे। यानी 3,000 जहां तक जनसंख्या है वहां तक 9 वार्ड होंगे, और एक वार्ड से एक वार्ड पंच आता है तो 9 वार्डों से आता है 9 वार्ड पंच। ध्यान रहे, वार्ड पंच के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। यहां पर 3,000 से जनसंख्या ज्यादा होने पर, यानी प्रत्येक 1,000 पर 2-2 अतिरिक्त वार्ड होंगे। ग्राम पंचायत में सदस्यों की बात करें तो ग्राम पंचायत के सदस्य एक तो होते हैं वार्ड पंच और एक होता है सरपंच। ग्राम पंचायत का सदस्य है, और ग्राम पंचायत में ये सदस्य भी सिर्फ कैसे हैं? निर्वाचित सदस्य हैं। ग्राम पंचायत में जो निर्वाचन है, ये निर्वाचन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ग्राम पंचायत में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन तो किसका होता है जी? प्रत्यक्ष निर्वाचन तो होता है वार्ड पंचों का, व सरपंच का चुनाव भी कैसे होगा? प्रत्यक्ष ही होगा। लेकिन अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष सिर्फ किसका होता है जी? उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इस ग्राम पंचायत में जो सरकारी अधिकारी है, ये सरकारी अधिकारी कौन होता है? ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी होता है ग्राम सचिव। कौन होगा? ग्राम सचिव ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी होगा। इसके अलावा इस ग्राम पंचायत में बैठक की बात करें तो ग्राम पंचायत की बैठक एक वर्ष में 24 बार होती है। एक वर्ष में कितनी बार होंगी? 24 बार। जब वर्ष में 24 बार हो रही है
तो महीने की बात करें तो महीने में 2 बार होंगी, जबकि प्रत्येक 15 दिन से एक बैठक होनी चाहिए। प्रत्येक 15 दिन से ग्राम पंचायत की एक बैठक होनी चाहिए। अब 15 दिन से एक बार हो रही है तो महीने में कितनी बार होगी? 2 बार। महीने में 2 बार होगी तो साल में अपने आप कितनी बार हो गई? 24 बार हो गई। इस ग्राम पंचायत में जो पदाधिकारी है, ये पदाधिकारी कौन होगा? सरपंच व उप सरपंच हैं, ये ग्राम पंचायत में पदाधिकारी होंगे। सरपंच व उप सरपंच ग्राम पंचायत में पदाधिकारी हैं। और इन्हें शपथ की बात करें तो शपथ ये किसके समक्ष लेते हैं? ये RO रिटर्निंग ऑफिसर या इसे बोलते हैं पीठासीन अधिकारी के समक्ष ये शपथ लेते हैं। यहां पर त्यागपत्र की बात करें तो ग्राम पंचायत में सरपंच व वार्ड पंच है, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं जी? ये त्यागपत्र देते हैं BDO को, यानी खंड विकास अधिकारी को सरपंच व वार्ड पंच अपना त्यागपत्र देते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत के बजट की बात करें तो ग्राम पंचायत का बजट तैयार तो कौन करता है जी? ग्राम पंचायत का बजट तैयार करता है सरपंच। सरपंच ग्राम पंचायत के बजट को तैयार करके खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करता है, यानी भेजता किसको है? BDO को भेजता है। BDO इसे पंचायत समिति से पारित करवाता है, यानी ग्राम पंचायत का बजट है, ये पारित कौन करेगी? पंचायत समिति। और तैयार कौन करता है? सरपंच। ये थे दोस्तों पंचायती राज के 3 प्रमुख स्तर। धन्यवाद।